नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, और शब्द विचार के हमने कई प्रकार पढ़े थे। उसमें से हमने एक पढ़ा था विकारी शब्द। उस विकारी शब्द के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले संज्ञा को हम अगर अलग करेंगे तो ये सम प्लस ज्ञा, यानी कि अनुस्वार संधि जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, सम का अर्थ होता है जानना और ज्ञा का अर्थ होता है अच्छे तरीके से। और अगर संज्ञा शब्द का वैसे अर्थ देखें तो क्या होता है, नाम होता है। यानी कि संज्ञा सम प्लस ज्ञा से बना है। सम का अर्थ होता है जानना और ज्ञा का अर्थ होता है अच्छे से। ये अनुस्वार संधि है जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और संज्ञा शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। अब बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। भी संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। भी संज्ञा कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि संसार के अंदर जिस किसी व्यक्ति को नाम दे दिया गया उसे संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। भी हमने 3 भेद पढ़े हुए हैं, लेकिन संज्ञा के 2 भेद भी होते हैं। 3 हमने पढ़े हुए हैं और संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं। इसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस 2 भेद की। ये 2 भेद कौन से हैं। पहली बात होती है कि यथार्थवाचक, और दूसरा इसी का भेद होता है भाववाचक। देखो भी, अगर यथार्थ शब्द दे दिया कि यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी है, ये भाववाचक संज्ञा वही है जो हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इनको अलग करते हैं तो 2 ही तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। भी यथार्थ का अर्थ होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जिसे हम देख सकते हैं, यो यथार्थ कहलाती है। इसको हम दृश्य भी कह सकते हैं। भी दृश्य भी कह सकते हैं। दूसरा, जो दिखेगी वो क्या होगी भाई, मूर्त होगी। और जो दिखेगी वो क्या होगी, वास्तविक भी होगी। वो क्या होगी, वास्तविक भी होगी। और भाववाचक में क्या हो जाएगा भी, भाववाचक को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, अदृश्यवाचक हो जाएगी। दूसरा क्या होगी, अगर वो दिखाई नहीं देती तो क्या है, वो अमूर्त है। तीसरा वो क्या है, अवास्तविक है। भी अवास्तविक है। ये किसके अनुसार इसके भेद हैं। भी यथार्थवाचक और भाववाचक, यानी कि संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं। या तो हम उसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इस आधार पर इसका वर्गीकरण है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि दृश्यवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी है, तो मूर्त संज्ञा कौन सी है, वास्तविक संज्ञा कौन सी है। या भाववाचक के अंदर पूछा जाएगा तो अदृश्यवाचक संज्ञा कौन सी है, अमूर्त संज्ञा कौन सी है और अवास्तविक संज्ञा कौन सी है। अब देखते हैं इनके फिर उदाहरण। देखो भी, राम है, भारत है, जिसको हम देख सकते हैं वो सारी की सारी क्या है, दृश्यवाचक है। फलों के नाम देख लें, सब्जियों के नाम देख लें, क्योंकि फल को देख सकते हैं, सब्जियों को देख सकते हैं हम। यानी कि जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी है वो सारी क्या है, यथार्थवाचक है। कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं क्या है, यथार्थवाचक है। और भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकते हैं। भी जैसे हम बात करेंगे, अमीर की बात करेंगे, हम अच्छे की बात करेंगे, हम बुरे की बात करेंगे, हम दशा की बात करेंगे, हम किसी की स्थिति की बात करेंगे,
तो ये क्या है, सारी की सारी भाववाचक है। ठीक है भी। अब आता है नंबर 2, हमने बात की थी कि इसके 3 भेद कौन से हैं भी। 3 भेद जो हम पढ़ते हैं वही हैं भी। ये किसके आधार पर हैं 3 भेद? अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, 3 होता है। और ये है किसके आधार पर? वे उत्पत्ति के आधार पर है भी, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। तो ये 3 भेद हैं भी उत्पत्ति के आधार पर। पहला है जो हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, और दूसरा हम पढ़ते हैं जातिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक, तीसरा है भाववाचक। ठीक है भी। ये 3 प्रकार की संज्ञा हैं जो किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है भी। अब देखो भी कन्फ्यूजन किसके अंदर है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के अंदर कन्फ्यूजन होती है। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। देखो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन होती है। एक वचन वो होता है जो एक वस्तु का बोध करवाता है, और बहुवचन वो होता है जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवाता है। अगर एक वचन है तो वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक। अगर बहुवचन है तो वो क्या होगी, जातिवाचक होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप स्पष्ट हो जाएगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं भी जो दोनों संज्ञाओं में चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो वाक्य के आधार पर की जाती है। उसकी पहचान हम वाक्य के आधार पर करेंगे। अगर हम उस वाक्य को ध्यान से नहीं देखेंगे, सीधे शब्द पे चले जाएंगे, तो हमारी संज्ञा गलत हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं भी। फलों में आम को क्या माना जाता है, राजा माना जाता है। फलों में आम को राजा माना जाता है, आम को राजा माना जाता है, राजा माना जाता है, माना जाता है। ये हमारे पास एक वाक्य है और इसमें आम शब्द को अंडरलाइन कर दिया, इसमें आम शब्द को अंडरलाइन कर दिया, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी भाई, व्यक्तिवाचक होगी। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस फलों में से एक को अलग कर रहा है, इस फलों में से एक को अलग कर रहा है, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी। अगर ये कह दें कि आम में दशहरी आम, दशहरी आम सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, होते हैं, तो फिर क्या होगा भी, फिर ये जो आम शब्द है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि ये आम की पूरी जाति, दशहरी है, लंगड़ा है, या जितने भी प्रकार के आम आते हैं उनका बोध करवा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्योंकि ये उसमें से एक को छांट रहा है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा भाई। तो हमने वाक्य के ऊपर जाना है कि यहाँ एक वचन होगा, एक चीज़ की बात होगी, वहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक है, और यहाँ एक से अधिक की बात होगी, वो क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन में हमेशा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके अलावा हम एक उदाहरण और देखते हैं, थोड़ी सी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी भी। हम बात करते हैं कि जैसे पशुओं की बात करते हैं, तो पशुओं में किसको, गाय को श्रेष्ठ माना जाता है। हम वाक्य लिखें कि पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, या पूजनीय लिख देते हैं हम, पूजनीय, पूजनीय है। तो इसमें ये गाय शब्द क्या है भाई, कौन सी संज्ञा होगी, ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी भाई। कारण ये कि ये संपूर्ण पशु जाति में से इसको अलग किया गया है, कि इस पूरी संपूर्ण पशु जाति में से इसको अलग किया गया है। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिख दें कि गाय में राठी गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है, दूध देती है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें ये गाय शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी गाय जाति का बोध करवा रही है, ये पूरी गाय जाति का बोध करवा रही है। और फिर ये राठी गाय क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, एक वचन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है भी, व्यक्तिवाचक कि ये जो गाय है ये एक वचन है और ये एक स्पेशल यानी कि एक नस्ल का बोध करवा रही है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार के हम कुछ और भी उदाहरण देखेंगे भी, जिससे इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम इन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की पहचान नहीं समझ पाएंगे तब तक हम संज्ञा को नहीं जान पाते। हम बात करते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक की, और एक हम बात कर रहे हैं जातिवाचक की, एक हम बात कर रहे हैं जातिवाचक की। इन दो की बात कर रहे हैं हम भी। हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है। देखो भी, एक तो इसके आगे एक लगा दो, इसका अर्थ क्या है कि ये एक वचन है, और इसके आगे क्या लगा दो, अनेक लगा दो, इसका अर्थ क्या है, ये बहुवचन है। कि जो व्यक्तिवाचक है वो एक वचन का बोध करवाएगी और जो जातिवाचक है ये बहुवचन का बोध करवाएगी। ये इनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर अंतर है, इसी को हमने ध्यान में रखना है। फिर हमने परिभाषा में पढ़ा था व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। अब व्यक्ति का नाम राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। उसी प्रकार से हम देखें, किसी शहर का नाम देख लेते हैं हम, मान के चलो हम बात करें जयपुर की, हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की, हम बात करेंगे संगरिया की, संगरिया। इसी प्रकार से इसके अंदर हम देखते हैं तो क्या होगा भी, समूहे का बोध होगा। जैसे हम बात करेंगे नदी, कोई सी भी नदी हो सकती है। हम बात करेंगे पहाड़ की, पहाड़ कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। हम बात करेंगे लड़के, यानी कि पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं। ठीक है भी। उसकी वैसे भी हम देखते हैं कि जो हमारी कास्टें हैं, जाति हैं, वो भी क्या है भी, पूरी हमारी जाति का बोध करवाती है। वही नियम यहाँ पे लागू होता है। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिसमें इनके ऊपर जो लगने वाला नियम है उसमें प्रभाव पड़ता है, उसकी बात करते हैं। मैं ये कहूँ कि कक्षा में वह लड़का सबसे अच्छा है। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ कि कक्षा में वह लड़का सबसे अच्छा है। कक्षा में वह लड़का सबसे अच्छा है। तब हम इसको क्या मानेंगे भी, बताओ कि कक्षा में वह लड़का सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, क्या है भी, ये एक वचन है और हम किसी विशेष की बात कर रहे हैं। जब हम किसी विशेष की बात कर रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इस बात को हमने क्या है, ध्यान रखना है। इस बात को हमने ध्यान रखना है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमें, जो कि वाक्य को पढ़ने के बाद में पता चलता है कि वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं या जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखो कि बहुत बार हम ये कहते हैं कि मैंने व्यक्तिवाचक का उदाहरण लिखा कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ रावण शब्द क्या है भी, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का बोध करवा रहा है। और इसी प्रकार मैं अगर दूसरा वाक्य लिख दूं कि हर घर में आजकल रावण बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा भी, जातिवाचक हो जाएगा। ये उस रावण की बात नहीं कर रहा, उस रावण के गुणों जैसे व्यक्तियों की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है, ये उस रावण की बात कर रहा है। और ये क्या है, रावण जैसे व्यक्तियों की बात कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। दूसरा, पंडित शब्द है। अगर सीधा हम पंडित की बात करेंगे, सीधा पंडित शब्द लिखा हुआ है, तो ये क्या है भी, जातिवाचक है।
और अगर हम ये लिख दें कि पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका अर्थ क्या भी, इसका अर्थ हम किसकी बात कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, और वही शब्द हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग न कर किसी समूह के लिए प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, जातिवाचक है। अब है भी और उदाहरण हम थोड़े से देखेंगे इसके, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उदाहरणों से ही इसकी स्थिति है वो स्पष्ट होगी। हम बात करते हैं गंगा की। अब ये नदी है, लेकिन हम सीधा नदी लिखेंगे तो क्या होगा भी, सीधा नदी लिखेंगे तो ये क्या है, जातिवाचक है। लेकिन हम अगर किसी विशेष की बात करेंगे तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हिमालय की। हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय क्या है भी, एक ही है। और हम अगर पहाड़ की बात करेंगे तो क्या होगा, पहाड़ की बात करेंगे तो जातिवाचक होगा, और हिमालय की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा। नंबर 2, एक चीज़ और देखने को आती है कि जो ये जातिवाचक होता है इसमें कभी भी बदलाव होने की संभावना नहीं रहती। जैसे हम बात करेंगे लड़का, तो ये लड़का ही रहेगा, बदलेगा नहीं। हम बात करेंगे पहाड़ की, पहाड़ का अर्थ क्या है, ऊपर उठी हुई जमीन को पहाड़ कहा जाता है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। इस गंगा नदी का नाम हम बदल सकते हैं। हम किसी व्यक्ति का नाम राम है, उसका नाम हम बदल सकते हैं। हमने किसी शहर का नाम संगरिया रखा, हम उस संगरिया का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होता। नदी है वो नदी ही रहेगी, ये नहीं है कि हम नदी को बदल देंगे। पहाड़ है वो पहाड़ रहेगा, उसको हम नहीं बदल सकते। लड़का है वो लड़का रहेगा, उसको हम नहीं बदल सकते। ये इन दोनों में क्या होता है, सबसे बड़ा अंतर होता है। नाम तो हम बदल सकते हैं भी, आज किसी का नाम राम है, कल उसका नाम हम श्याम भी रख सकते हैं भी, लेकिन इसमें इस प्रकार का बदलाव नहीं होता। ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या था, अंतर था। अब हम अगर इन दोनों की परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिवाचक के अंदर क्या होगा भी, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि किसी व्यक्ति, अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भी किसी व्यक्ति को नाम दे दिया गया है, कोई व्यक्ति विशेष है या कोई स्थान विशेष है या कोई वस्तु विशेष है, उसका जो नाम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जातिवाचक में किसी जाति समूह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जाति का अर्थ क्या है कि उस संपूर्ण जाति का बोध करवाएगी भी। किसी भी वर्ग की संपूर्ण जाति का जब बोध करवाया जाता है तो वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मैंने उदाहरणों के द्वारा आपको इसको स्पष्ट कर दिया। अब है इसका तीसरा भेद है भी इसका भाववाचक, जो कि हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इसका बाकी का जो हिस्सा संज्ञा का वो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।